हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस वीडियो में हम सब फोकस करेंगे, जो टॉपिक है वो यहाँ दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड फाइनली वर्क डन बाय अ फोर्स विथ सम एंगल। मतलब इस वीडियो में वर्क या वर्क डन का फुल कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। इससे पहले के भी वीडियो को आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वर्क या वर्क डन के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं वर्क या वर्क डन है क्या। आम बोलचाल की भाषा में वर्क जो हम सब करते हैं उसका मतलब फिजिक्स में थोड़ा सा अलग होता है। जो वर्क होता है, वर्क दो परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग, है ना। तो लिविंग जो वर्क परफॉर्म करेंगे, लिविंग भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं और नॉन लिविंग भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो हम लोग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। नॉन लिविंग में वर्क डन कौन करेगा? ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट, जिसको आप बॉडी भी कह सकते हैं, पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां हम सबको वर्क करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए जिसका नाम है एनर्जी। यहां भी वर्क करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, एक प्रॉपर्टी चाहिए, उसका भी नाम है एनर्जी। बिना एनर्जी के वर्क नहीं हो सकता, बिना एनर्जी के वर्क डन परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। और वर्क ही हमेशा एनर्जी में स्टोर होता है। आपको एनर्जी कई जगह कैलकुलेट करना पड़ता है तो आप वर्क कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो भी वर्क डन स्टोर होता है उस ऑब्जेक्ट में, वो उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को एनर्जी कहां से मिलेगा? फूड से। ठीक है, फूड में कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा? केमिकल एनर्जी। ऑब्जेक्ट, बॉडी या पार्टिकल, इनको एनर्जी कहां से मिलेगा? तो इनको एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे। एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है जहां से इसको वर्क किया जा रहा हो, जहां से इसको एनर्जी दिया जा रहा हो। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करना है, इस ऑब्जेक्ट को वर्क करवाना है ना, तो वर्क करवाना है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स या तो हम लगाएंगे या तो कोई और लगा सकता है ना। तो ये जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा? या तो हम या तो कोई और। वो क्या हो गया? एक्सटर्नल सोर्स हो गया। जो बाहर से एनर्जी लग रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगा, है ना। यहाँ इंटरनल सोर्स है, आप जो वर्क करेंगे वो इंटरनल, वो फूड से आएगा, केमिकल एनर्जी से आएगा। तो ये तो वर्क का क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया, लेकिन वर्क क्या है इसको अभी तक हम सब ने नहीं समझा है। वर्क को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, वर्क या वर्क डन दोनों एक ही है, इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, वर्क तभी होगा या वर्क डन तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के बाद एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होता है, या एक जगह से दूसरे जगह मोशन होता है उसमें। ठीक है, वर्क तभी होगा जब ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के बाद एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो। अब ये डिस्प्लेस कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ, है ना। यहाँ ये सबसे मेन फॉर्मूला इसी से मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला तो आपको ऊपर ही बता दिया जाएगा, अभी बता दिया जाएगा, लेकिन जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएं वो फॉर्मूला इससे मिलेगा। ठीक है, तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट is
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of फोर्स के डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वर्क डन कोई आपसे बोले तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखना है इसको, एक फिगर से भी हम लोग समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में। पर सवाल ये है कि क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला है, ये सिंपल फॉर्मूला है। इस पर बहुत सारे कंडीशन लगते हैं, उस कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहां कंसिडर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जिसका पोजीशन है, ये इसका पोजीशन है, इसका मास कुछ भी हो सकता है, मास से वर्क डन को अभी डिपेंड नहीं करता, है ना। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैटर है। तो ए पर इसका पोजीशन है, फोर्स आपने इधर अप्लाई किया, इस पर फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इधर अप्लाई किया। इधर अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लीजिए बदल गया, यहां पर आ गया बी पर। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको आप क्या लिख सकते थे? मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एस है। ठीक है, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो मतलब फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। क्या होता अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग होता? उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ इसका यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एसआई यूनिट जूल है ना, कैपिटल जे से डिनोट करेंगे, स्मॉल से लिखेंगे। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, अर्ग है। ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या है? सो 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, ये पहले अर्ग यूज होता था, जूल एसआई यूनिट है और अर्ग सीजीएस यूनिट है। ठीक है, क्वांटिटी कैसा है? क्वांटिटी कभी भी वर्क या एनर्जी स्केलर होते हैं, कारण हम लोग देखेंगे लास्ट, ये जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। तो ये क्वांटिटी स्केलर है। अब हम लोग यहां देखते हैं कि वर्क में और क्या क्या कंडीशन हो सकता है। वर्क डन का कंडीशन क्या होगा? क्योंकि उससे पहले नेगेटिव पॉजिटिव यहां क्या हो सकता है? वर्क डन वर्क नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों तरीके से हो सकता है। वर्क, 3 कंडीशन यहां आपको दिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो अभी चला जा रहा है क्लास 9th के अकॉर्डिंग सही है ना। अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना है तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा और ये फार्मूला जो आएगा वहां तक आपको देखना होगा। इस फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे, पर इस फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स अगर किसी एंगल के साथ लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला उसी के लिए काम करेगा जब फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है ना। पूरा न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो लास्ट तक देखना होगा। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क दूसरा होगा क्या? नेगेटिव वर्क। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और लास्टली एक होगा जीरो वर्क। इसका कंडीशन लास्ट में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्क तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। नेगेटिव वर्क तभी होगा, कैसे होगा इसको हम लोग सबसे लास्ट में प्रूव करेंगे, है ना, सबसे लास्ट में प्रूव करेंगे। नेगेटिव वर्क तब होगा जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, और जीरो वर्क डन अभी आपके पास कैसे होगा?
या तो फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मतलब अगर हम इस वॉल को, इस बोर्ड को ढकेल रहे हैं तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ढकेलने पर क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स तो एक्ट कर रहा है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तब क्या होगा? जीरो वर्क हो जाएगा, है ना। एक केस हम लोग बाद में और देखेंगे, सबसे लास्ट में, है ना। इसको फिर से आपको बताया जाएगा। अभी क्या बताया गया? अभी सिंपल लॉजिक ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव वर्क होगा। तो उस केस में वर्क डन को आप लिखेंगे पॉजिटिव Fs। अच्छा, यहां ऐसे बनाया गया है सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते थे। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। जीरो वर्क डन आप सिंपल आप ऐसे ही लिखेंगे। नेगेटिव वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस Fs। मतलब क्वेश्चन में अगर दिया है, क्वेश्चन में अगर दिया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, तब आपको पॉजिटिव वर्क डन निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, तो आपको चुपचाप नेगेटिव लगाकर आंसर लिखना है, माइनस में आएगा जो भी जूल आएगा, है ठीक है। और यहाँ वर्क डन जीरो, तो ये तो हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे बताया गया, इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट, या फिर इधर फोर्स इधर, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। उसी तरह फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स इधर नहीं लग सकता, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना। कोई ऐसे भी ले सकता है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस ये याद रखना है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और यहाँ क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कंडीशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन के लिए कंडीशन क्या होगा? व्हाट आर द कंडीशन? क्वेश्चन यही पूछता है। पहले तो ये पूछ दिया कि डिफाइन वर्क डन। अच्छा, डिफाइन वर्क डन के बाद एक क्वेश्चन यहां से पूछता है यूनिट से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यूनिट से पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन क्वेश्चन पूछता है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। वर्क डन, 1 जूल का वर्क कब होगा वो डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपको पता है वर्क डन Fs, मतलब 1 जूल किसके बराबर होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। इसी से आपका डेफिनेशन बन जाएगा। देखिए कैसे बनाना है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट टू 1 मीटर, है ना। वर्क डन, इसको ऐसे लिखेंगे आप, वर्क डन इज सेड टू बी ऑफ 1 जूल when या only when a force of 1 Newton displace any object through 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, यहां मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा 1 जूल, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंडीशन क्या है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन। क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ वर्क डन, या ये टॉपिक चल रहे हैं हम लोग, है ना। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। वर्क टू बी डन, या वर्क डन के लिए कंडीशन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत आसान है। 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। आप 2 भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे। पहला, एक फोर्स होना चाहिए। दूसरा, उस फोर्स ने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया हो। तीसरा, एंगल वाले से आएगा, ठीक है, एंगल वाले से आएगा। तो आप क्लास 9th के अकॉर्डिंग 2 भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए, देयर आर 3 कंडीशन
for work to be done. है ना, क्या हो सकता है? पहला, there must be a force, एक फोर्स होना चाहिए एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स एक्ट करना चाहिए। दूसरा, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहिए। द फोर्स मस्ट डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, है ना। फोर्स तो एक्ट कर रहा है पर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया, जैसे कि दीवार को फोर्स लगाने पर, है ना, दीवार पर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा, द फोर्स मस्ट डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट। तीसरा कंडीशन ये है जो इससे आता है, ठीक है, जो इससे आता है, इसको हम लोग जब तक नहीं देखेंगे ये तीसरा कंडीशन आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा कभी भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, है ना। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट must not be equal to 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री जैसे ही होगा वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा उसको हम लोग यहां देखेंगे, है ना। तो ये तीन कंडीशन है। अब क्लास 9th के लिए ये दो भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम सब देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कैसे होगा। ग्रेविटी, इससे पहले ग्रेविटेशन से पहले, इस चैप्टर से पहले ग्रेविटेशन का वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है, वर्क डन या वर्क फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। कोई अगर इसको डिस्टेंस लिखना चाहे डिस्प्लेसमेंट को तो वो लिख सकता है। कोई अगर डिस्टेंस उस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना चाहे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो इसको डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता है, क्योंकि ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो डिस्प्लेसमेंट था, वो डिस्टेंस भी था, है ना। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए यहां आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ता है। वर्क स्केलर है, वर्क डन स्केलर है, ठीक है। वर्क या वर्क डन स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है। तो जब भी ग्रेविटी एक्ट करता है, आपको बताया गया था, अर्थ के सेंटर की ओर करता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका अपना मास हो, उस पर एक फोर्स डाउनवर्ड वर्क करता है, वो होता है उसका वेट। और वेट क्या होता है? m टाइम्स g। वेट क्या है? एक फोर्स है ना। मास क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इनक्लोज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वेट क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज करते हैं, मास कभी भी प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं करता है, मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक फोर्स है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। तो फोर्स की जगह में यहां आपको ग्रेविटी का बात है तो यहां आपका वेट लग जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह में यहां ये हाइट हो जाएगा, जो भी हाइट आपको गिवन रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हाइट ही हो जाएगा। तो वेट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मास के अकॉर्डिंग बदल सकता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बदल सकता है, लेकिन अर्थ के लिए ये किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। एम जी और हाइट h। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ये एक स्टेयर वाला एग्जांपल आप समझ सकते हैं। यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m,
इसको इस पाथ से यहाँ, यहाँ और यहाँ फाइनली यहाँ पहुँचाया गया। मास तो वही रहेगा, इसका हाइट है h1, इसका हाइट h2, इसका हाइट h3। तो फाइनल ये जो ग्राउंड लेवल है, ये जो ग्राउंड लेवल आप देख रहे हैं, उससे इसका हाइट कितना हो जाएगा, मान लीजिए वो h है, h क्या होगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। ठीक है, तो हमेशा इस पर एक फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा वो वेट होगा mg, वो कभी भी कहीं भी रहे mg। m मास आपको गिवन रहेगा, है ना, मास आपको गिवन रहेगा। g का वैल्यू आपको पता है, g का वैल्यू अर्थ के लिए कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए 10 भी लेते हैं। ठीक है ना, और ये अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग, जैसे मून के लिए 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मून का ग्रेविटी कम है, इसलिए वहाँ अगर आप छलांग लगाते हैं तो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगे, यहाँ छलांग लगाएंगे तो नीचे ही आप तुरंत वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो h हो गया h1 प्लस h2 प्लस h3। तो यहाँ वर्क डन आपको लिखना था, वर्क डन आप क्या लिखते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, फोर्स तो वेट है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह में क्या है, हाइट है। अब वेट क्या है mg और हाइट क्या h। तो यहाँ जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, यहाँ आपको बताया गया, और आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया। ठीक है, ऊपर उठाया है, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया। ठीक है, तो यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन क्या हुआ, mgh। दूसरी बात, ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लास 11th में आपको पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ कहीं भी जो फॉर्मूला लिखा गया है वो बीच का कोई पाथ का जिक्र नहीं है, ये h लिखा गया है, मतलब ये 0 और ये टोटल हाइट h। ठीक है, h1 प्लस h2 प्लस h3। ठीक है, तो ये टोटल हाइट पर डिपेंड करेगा, बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने किस रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाया, किसी भी आपने इस रास्ते से पहुंचाया या इस रास्ते से पहुंचाया या इस रास्ते से पहुंचाया, इससे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पर ही डिपेंड करता है। तो ये तो खैर बात की बात है, ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब हम सब यहाँ देखेंगे वर्क डन आपको निकल गया, मास गिवन रहेगा, वर्क डन कितना होगा, अर्थ के सेंटर पे अगर आपको बोल दिया तो सेंटर पर g का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क डन वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन पूछता है सैटेलाइट वाला, बोलता है कि एक अर्थ है, उसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है जिसका कुछ मास है। ठीक है, जिसका कुछ मास है। तो हमको पता है कि जो स्पीड होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज करता है। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी को आप टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर, अर्थ के सेंटर की ओर। ठीक है, अर्थ के सेंटर की ओर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वेट होता है। सो ये हो गया आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी जिधर है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या आपको बताया गया, mgh। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये एंगल जो बन रहा है वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में, फोर्स तो इधर लग रहा है, जो वेट लग रहा है वो एक फोर्स है, जो वेट लग रहा है वो एक फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के अलोंग है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। आपको क्या बताया गया है, जब 90 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस पर देखेंगे, इस पर, है ना, अभी देख रहे हैं, पर ग्रेविटी पर ये क्वेश्चन रहता है, अभी हम लोग देखते हैं इसको, है ना। सबसे लास्ट टॉपिक, वर्क डन बाय अ फोर्स विथ सम एंगल। इस टॉपिक से सारा न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएगा, सारा न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक, वर्क डन बाय अ फोर्स विथ सम एंगल, है ना। कंसीडर कीजिए
कोई खिलौने को एक बच्चा एक थ्रेड से टाई करके इधर खींचता है, तो ऑब्वियसली फोर्स इधर लग रहा है, पर वो खिलौना डिस्प्लेसमेंट इधर शो करता है, इधर, है ना। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। ये क्या है? थीटा। थीटा एंगल शो करता है, ठीक है। अब इस केस में वर्क डन क्या होगा? तो इस केस में वर्क डन निकालने के लिए फोर्स का कंपोनेंट काम आएगा। एग्जैक्टली ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग क्या देखे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, आपको डेफिनेशन बताया गया था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो इसको आप अलग से एक ट्रायंगल को समझिए। ये है आपका फोर्स और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहां जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो एंगल के सामने वाला ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होता है, ये हो जाता है आपका बेस, और बेस के बारे में डील करता है कोस थीटा, कोस ऑफ एंगल। तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? B इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? H कॉस थीटा। मतलब इसके जगह में आप क्या लिख देते? H कॉस थीटा। H क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस के जगह में आप क्या लिख सकते थे? F कॉस थीटा। यहां जो बेस है आप लिख सकते थे F कॉस थीटा। तो F कॉस थीटा क्या है? फोर्स है। यहां ये फोर्स नहीं, इसका कंपोनेंट इधर, कौन सा कंपोनेंट? F कॉस थीटा एक्ट करेगा। अब यहां वर्क डन आप लिखते फोर्स, तो फोर्स के जगह में ये फोर्स नहीं, इस फोर्स को लिखते जो इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इधर मोशन हो रहा है, F कॉस थीटा इंटू एस। तो ये आपका हो गया वर्क डन का एग्जैक्टली मेन फॉर्मूला। इससे आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। Fs कॉस थीटा, Fs कॉस थीटा। अब इसमें वर्क का जो वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड करेगा, और थीटा का वैल्यू हम सबको जानना चाहिए। देखिए इसका वैल्यू आपको बता दिया जा रहा है। कॉस का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री तक कम से कम आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, उसको आपको बताया जा रहा है। सो 0 डिग्री में कोस का वैल्यू होता है 1, 30 डिग्री में √3/2, 45 में 1/√2, 60 डिग्री में 1/2, 90 में हो जाता है 0 और 180 में हो जाता है -1। यहाँ पर आप √3 का वैल्यू याद रखें। √3 होता है 1.73 और √2 होता है 1.41, ठीक है, 1.41। तो यहाँ कोस का अलग अलग वैल्यू के लिए वर्क का अलग अलग वैल्यू होगा। जरूरी नहीं कि जिधर फोर्स लग रहा हो वर्क डन भी उधर ही हो, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो। यहाँ फोर्स इधर लग रहा था पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, और ये फॉर्मूला सभी जगह काम करेगा। अभी आपको बताया गया कि एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, जिसका मास m है, तो इसका वेलोसिटी हम लोग टेंजेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं भी आप कैलकुलेट कर सकते थे टेंजेंशियल, तो वेट आपका सेंटर की ओर लगता है, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ से कैलकुलेट करते तब भी वेट सेंटर की ओर होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। और कोस 90 क्या हो जाता है? कोस 90 0। इसीलिए वर्क डन क्या हो जाता? वर्क डन आप लिखते Fs कोस थीटा। तो F क्या हो जाता? mg, ठीक है। S डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन कोस 90 डिग्री होने के कारण ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वर्क डन वहां 0 हो गया। अब इससे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन को भी बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे वर्क यहां आपको दिया जा रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वर्क का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और लास्टली नेगेटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क या वर्क डन। पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क आपका कब होगा उसको देखना है। नेगेटिव वर्क कब होगा और जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क को आप यहां से समझा सकते हैं। देखिए कोस का वैल्यू, अगर F
एंड एस के बीच में जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो cos 90 क्या होता है? वर्क डन एफ एस cos 90, cos 90 हो जाता है 0। सो इस केस में वर्क डन 0। सो वर्क डन 0 होने के लिए आपके पास दो कंडीशन अब हो गया, या तो तुम डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो या तो एंगल को 90 डिग्री कर दो। दो केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? पॉजिटिव वर्क डन हमेशा उस केस में होगा जिस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जैसे सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 1। तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव के लिए वर्क डन आप लिखते एफ एस cos और एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 होता है 1। सो ये हो गया आपका एफ एस। तो एफ एस क्या? पॉजिटिव आया। वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव एफ एस, ये आपको पॉजिटिव। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? 0 डिग्री है। पैरेलल इधर आपने जैसे ऐसे लिखा, तो ये भी लिख सकते हैं पैरेलल लाइन, ये भी 0 डिग्री हुआ। पैरेलल लाइन ये भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी 0 डिग्री हो गया। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? आपको बताया गया था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना? अपोजिट हो। ये दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल जब भी होगा तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। दो एंटी पैरेलल लाइन के बीच में एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि इस लाइन को हम अगर इसमें ड्रॉ कर दें, मान लीजिए ये लाइन है, इसको ड्रॉ किया गया, ये लाइन को इसी में ड्रॉ कर दिया जाए इधर, तो ये जो एंगल हुआ वो 180 डिग्री होगा। इसी केस में इसी लाइन को इसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया जाता तो एंगल कुछ बन ही नहीं रहा था, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। तो इस केस में कुछ नहीं बना था 0, और यहाँ क्या हो गया? 180 डिग्री। तो दो लाइन जब एंटी पैरेलल हों, ये कैसा लाइन है? एंटी पैरेलल, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 होगा। उस केस में वर्क डन क्या होगा? एफ एस cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? -1। सो वर्क डन क्या हो गया? माइनस एफ एस। सो यहाँ आपको जो नेगेटिव आया उसकी वजह से वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। सो नेगेटिव वर्क डन के लिए क्या है कंडीशन? एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। और 180 डिग्री का क्या मतलब हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, एकदम अपोजिट होना चाहिए। पॉजिटिव के लिए क्या हो गया कंडीशन? पॉजिटिव वर्क डन के लिए जो दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होने चाहिए? पैरेलल, मतलब एक ही डायरेक्शन में। यहाँ भी आपको बताया गया है उस चीज़ को, एक ही डायरेक्शन में। ये सब क्या है? ये सब पैरेलल, सभी पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। सो पॉजिटिव के लिए पैरेलल होने चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री होने के कारण आपको वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। और नेगेटिव के लिए एंटी पैरेलल होने चाहिए, यानी 180 डिग्री, इसमें आपको नेगेटिव मिल जाएगा। और 0 के लिए या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, है ना, या एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। एंगल 90 डिग्री कब होगा? फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, इस केस में 90 डिग्री हो गया। इसको आप और भी बना सकते थे, कोई भी डायरेक्शन में बना सकते थे जब 90 डिग्री शो कर रहा हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस केस में भी एंगल 90 डिग्री हो गया। इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, इसमें भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर कोई फोर्स लग रहा है, इस केस में भी 90 डिग्री हो गया। कोई भी हो सकता है केस, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है। मतलब हमेशा आपको याद रखना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब भी एंगल 90 डिग्री हुआ वर्क डन 0 हो जाएगा। इसको आपको पहले भी लिखाया गया था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क डन। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा वर्क डन के बारे में। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।